क्वेश्चन 34 देखिए, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स। इस एलिप्स में कितना एरिया बनेगा इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है, द गिवन कर्व इज, वो है हमारे पास एक एलिप्स एक्स स्क्वेयर, 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये हो गया। अगर हम इसका एक रफ स्केच यहां पर बनाएं तो आप यहां ध्यान से देखें तो x के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा। तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स इस तरीके से ये बन गया। इस पॉइंट जो वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 0, इसके होंगे -4, 0, इसके होंगे 0, 2 और इसके यहाँ पर होंगे 0, -2। दिस इज x एक्सिस, नेगेटिव x, y नेगेटिव y। यहाँ पर कहीं 1, 2, 3, 1, 2, 3। अभी अपने को एक लाइन बनानी है x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 एक लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इज इक्वल टू 2 यहां पर होगी। दिस इज x इज इक्वल टू 2 लाइन, और x इज इक्वल टू -2 यहां पर होगी। दिस इज x इज इक्वल टू -2। हमें इन दोनों लाइंस और एलिप्स के बीच में जो एरिया बन रहा है वो निकालना है। तो आप यहां देखें तो कौन सा एरिया बन रहा है, दिस वन, ये वाला कंप्लीट एरिया हमें निकालना है। अब इसमें भी आप ध्यान से देखो तो आपके पास 4 पोर्शंस दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4। हम किसी एक का एरिया निकाल लेंगे, बाकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीट एरिया हमें मिल जाएगा। इसे हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से A, B, C, D, और इसको नाम दिया O। इसका कुछ रख देंगे E, F, O, E, C। तो यहाँ पर आप ज़रा समझिए कि रिक्वायर्ड एरिया कैसे मिलेगा हमें। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहाँ से जाएंगे, यहाँ x 0 है, यहाँ x 2 है, यानी 0 से 2 लिमिट पर हम इस एलिप्स के नीचे का एरिया y ऑफ एलिप्स dx, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंप्लीट एरिया मिल जाएगा। तो 0 से 2 इस एलिप्स के नीचे का एरिया हम निकालेंगे, तो उसके लिए हमें y की ज़रूरत होगी। y हम निकाल लेंगे यहाँ से, इस x को इधर ले आइए तो यहाँ हो गया टू फाइंड y, यहाँ पे आ गया y स्क्वेयर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वेयर बाई 4 स्क्वेयर। एलसीएम लोगे तो 4 का स्क्वेयर, यहाँ आ गया 4 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाई, अब इसे 16 लिख सकते हो, ये इधर आ जाएगा। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/16, और यहाँ पे है 4 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। अब ये 4 से आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये y हम इधर ले जाएंगे स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा रूट, ये आ जाएगा 1/2 रूट 4 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर। आप पूछे सर जब रूट से वैल्यू बाहर आती है तो वैल्यू प्लस माइनस आती है, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस आना चाहिए, डेफिनेटली प्लस माइनस आती है। एंड यहाँ पर जो y है वो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस y पॉजिटिव। नाउ इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो गया 4 × 0 to 2 1/2 रूट 4 स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर dx। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट a स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर dx इज इक्वल टू x/2 रूट
ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। यहां पे बाहर है आपके पास 2 एक्स बाई 2, तो यही आ जाएगा और ये सेम टर्म आ जाएगी 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए का स्क्वेयर यानी 4 का स्क्वेयर 16 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए यानी 4 0 to 2। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट को आप जैसे ही यहां पुट करोगे तो यहां पे होगा 2/2 रूट 4 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर, ये हो गया 8 साइन इनवर्स 2/4। लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो यहां x के प्लेस पे 0 आएगा तो 0, यहां पे 8 साइन इनवर्स 0, दैट्स इट। अब इसको सॉल्व करना है हमें। 4 का स्क्वायर यानी 16, 16 माइनस 4 इज रूट 12, दिस इज 1/2। और साइन 1/2 किस पर होता है आपका? साइन 1/2 हमारा होता है 30 पर, यानी इसे जो अंदर 1/2 है इसे हम साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो ये आ गया माइनस 8 साइन 0 किस पर होता है? साइन 0 पर हो सकता है, यानी कि यहाँ पे इस 0 को मैंने साइन 0 लिख दिया। ये 2 बाहर सभी के मल्टीप्लाई में है, 2 रूट 12। रूट 12 को आप ऐसा लिख सकते हो अंदर 4 into 3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा 8 into पाई बाई 6, 2 से 3 2 से 4 माइनस 0 बचेगा, 0 into 8 इज 0 रह गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 4 बाहर आ जाएगा, ये बन गया 2 रूट 3 प्लस 4 पाई बाई 3, ये यहाँ पर हो गया। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 रूट 3 प्लस 8 पाई बाई 3 स्क्वेयर यूनिट्स। ये हमारे पास क्या आ रहा है? इस एलिप्स और इन दोनों लाइंस के बीच का जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ गया है। अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि -2 से 2 जाओ और ऊपर का एरिया मिल जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, बट ज़्यादा कैलकुलेटिव पार्ट पर नहीं जाना। आप इस पोर्शन का निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पूरा एरिया यहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन 35 देखिए, द इमेज ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन इज पी डैश। मतलब एक पॉइंट P है, दैट इज जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और ये किसी एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। लेट से हमने उस लाइन को नाम दिया AB, और इसकी जो इमेज है इसको नाम देते हैं M, और ये जो P डैश है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इमेज इज 107, और ये जो लाइन है ना जिस पर ये परपेंडिकुलर है वो ये है। तो वो कह रहा है कि इस P के कोऑर्डिनेट्स आप हमें बता दीजिए। तो गिवन लाइन क्या है हमारे पास? द गिवन लाइन इज, वो है x/1 इज इक्वल टू y - 1/2 एंड z - 2/3। इसको हमने लैम्डा के इक्वल मान लिया। तो जब x/1 को लैम्डा लेंगे तो x की वैल्यू आएगी लैम्डा, y की वैल्यू आएगी 2 इधर चला जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, z की वैल्यू आएगी 3 लैम्डा प्लस 2। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। Be the coordinates of any point on the line AB. ये इस लाइन पर किसी एक पॉइंट की कोऑर्डिनेट है। अब जो M पॉइंट है वो भी आपका AB पर है, तो हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा, हम ये कह रहे हैं कि ये इस M के कोऑर्डिनेट है। तो फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा
these are the coordinates ऑफ m, ये m के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो m के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। नाउ अगर हमारे पास दो पॉइंट हों, जैसे कि हमारे पास x1, y1 और z1, x2, y2 और z2, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो ये जो लाइन PP डैश है, इस पर दो पॉइंट हमें मिल रहे हैं, तो हम यहां पर इसके डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो drs ऑफ PP डैश लाइन के जो drs हैं वो होंगे यहां पर लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 इज 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 5। दीज आर द drs ऑफ दिस लाइन PP डैश। एंड drs ऑफ AB क्या हैं? drs ऑफ AB हमारे पास हैं, सिंपली हम जो लाइन के नीचे वैल्यूज लिखी हुई हैं 1, 2, 3, ये इस AB के drs हैं। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके drs का प्रोडक्ट 0 होता है। तो हम बोलेंगे कि जो PP डैश है इज परपेंडिकुलर टू AB, देन क्या होगा 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1, 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के हमारे पास होगा। यहां पर है लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 2, 9 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर है दिस इज 5 लैम्डा प्लस 9 इज 14 लैम्डा, माइनस 1 प्लस 2 इज 1 एंड 1 माइनस 15 इज माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 विच इंप्लाइज कि जो लैम्डा है वो हमारे पास 1 आ गया। लैम्डा की वैल्यू 1 हमें मिली, तो अब लैम्डा की वैल्यू मिलते ही हम यहां पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो m के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोऑर्डिनेट्स ऑफ m क्या हो गए जरा चेक करिए। यहां रखेंगे तो 1, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, 1 और ये हो गया 3, ये हो गया 5, 1, 3, 5। लैम्डा की वैल्यू यहां रख दी तो 1, 2 1 are 2 प्लस 1 इज 3 एंड 3 इंटू 1 प्लस 2 इज 5। अभी आप समझें कि जो PP डैश है उसके लिए जो M है वो मिड पॉइंट होता है। ये मिड पॉइंट होता है इमेज और उस पॉइंट के बीच में। जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो क्या होता है आपका मिड पॉइंट होता है। आप इसे ना कोऑर्डिनेट ऑफ m को फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है सेम कंडीशन के साथ कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दीजिए, तो वो हमने निकाल दिए यहां पर। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे कि x प्लस 1 बाई 2, y प्लस 0 बाई 2 एंड z प्लस 7 बाई 2। अब ये क्योंकि दोनों ही m के कोऑर्डिनेट्स हैं तो इक्वल होंगे, तो x प्लस 1 बाई 2 किसके इक्वल होगा? ये 1 के। y बाई 2 किसके इक्वल होगा? 3 के। z प्लस 7 बाई 2 किसके इक्वल होगा? 5 के होगा। ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 6, z प्लस 7 इज इक्वल टू 10 एंड z इज इक्वल टू 10 माइनस 7, z इज इक्वल टू 3। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट
P हमारे पास आ गए 163। तो केवल आपको पहले ये सर्टेन कंडीशंस यहां लगानी है और फिर आप P के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। सेक्शन ई से केस स्टडी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 देखिए। द ट्रैफिक पुलिस हैज इंस्टॉल्ड ओवर स्पीड वायलेशन डिटेक्शन, कि ओवर स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए OSVD डिवाइस उन्होंने लगाए हैं। सिस्टम एट वेरियस लोकेशंस इन अ सिटी, एक सिटी की वेरियस लोकेशंस पर। दीज कैमराज कैन कैप्चर ए स्पीडिंग व्हीकल फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। ये जो डिवाइस है ये आपका 300 मीटर्स तक जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल है उसको डिटेक्ट कर सकता है। एंड इवन फंक्शन इन द डार्क, और जो नाइट के समय में भी ये काम करता है। एक कैमरा इज इंस्टॉल्ड ऑन ए पोल एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। एक जो कैमरा है उसको एक पोल पर लगाया गया है। मान लीजिए ये आपका पोल है, लेट से AB, और इस पोल की जो हाइट है वो 5 मीटर है। इट डिटेक्ट्स ए कार traveling away from the pole at the speed of 20 meter per second at any point x। यहाँ some distance x पर एक कार है और ये जो कैमरा B पर लगा हुआ है वो उसको डिटेक्ट करता है। एंड जो कार है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूविंग है। Now the angle of elevation of the camera from the car is theta। इस कार C से जो कैमरा का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा है, ऐसा वो कह रहा है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला कह रहा है एक्सप्रेस थीटा इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ कैमरा इंस्टॉल्ड ऑन द पोल एंड एक्स, यानी 5 और x के फॉर्म में हमें थीटा को एक्सप्रेस करना है। नाउ इन ट्रायंगल BAC हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल BAC we had BA over AC। this is base perpendicular, perpendicular over base होता है tan थीटा। जो BA है वो 5 है, AC है वो x है, this is tan थीटा एंड थीटा यहां से आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/x। आप चेक करें कि हमने थीटा को एक्सप्रेस कर दिया इस वाली और इस 5 और x की फॉर्म में, ये हो गया। सेकंड वो कह रहा है फाइंड d थीटा ओवर dx, तो हमें d थीटा ओवर dx निकालना है। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे हो गया d थीटा ओवर dx। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx ऑफ tan इनवर्स x हमारे पास होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस इस टर्म का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर बाई x स्क्वायर, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, 5/x का। तो यहाँ एलसीएम लिया तो ये आ गया 1/x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यहाँ पर है x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया -5/x स्क्वायर। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, या फिर आप इसे ऊपर ले जाएं तो d थीटा ओवर dx किसके इक्वल आ गया, वो आ गया -5/x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। दिस इज d थीटा ओवर dx। ये सेकंड हो गया। थर्ड का ए है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल of elevation with respect to the time at an instant when the car is 50 meters away from the pole। यानी कि आपको निकालना है थर्ड के ए पार्ट में, दिस इज थर्ड का ए पार्ट, हमें निकालना है d थीटा ओवर dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जब जो x की वैल्यू है, यानी जो वो कार है वो 50 मीटर अवे है, यानी x की वैल्यू 50 है। अब हम चेन रूल जानते हैं, चेन रूल से d थीटा ओवर dt को हम ऐसा लिख सकते हैं d थीटा ओवर dx,
और dx अपॉन dt, दिस इज dx अपॉन dt बाई चेन रूल, कि पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। ये d थीटा ओवर dx हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू तो हम यहां से रख लेंगे। दिस इज -5 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू में dx ओवर dt क्या है, स्पीड है, और स्पीड उसने पहले ही दे रखी थी कि 20 मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और इस x की वैल्यू हमें दे रखी है 50 मीटर्स। सो -5 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इंटू 20, यानी -5 अपॉन ये आएगा 2500 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 20, 5 से 4 टाइम्स, 5 से 505, ये 101, यानी माइनस का 4 अपॉन 101। थीटा को किस में मेजर करते हैं हम, रेडियन पर सेकेंड। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इसके और वाला या फिर बी वाला पार्ट आप देखिए, if the rate of change of angle of elevation with respect to time of another car at a distance of 50 meter, the base pole is 3/101 radian per second। अभी देखो ये कंडीशन थी हमारे पास, d थीटा ओवर dt क्या है, वो है d थीटा ओवर dx इंटू dx ओवर dt क्या था, रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस, हमारे पास स्पीड होती है। अभी वो क्या कह रहा है कि उसने ये दे दिया आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, ये दे रखा है 3/101, डी थीटा ओवर डी एक्स होता है -5 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है डी एक्स ओवर डी टी टी, यानी कि हमें स्पीड, दिस इज स्पीड, ये डी एक्स ओवर डी टी यहां निकालना है, और जो x की वैल्यू है वो 50 है। 3/101 -5 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज 25 dx ओवर dt। इसको इधर ले आएंगे तो dx ओवर dt हमारे पास आएगा 3/101 25 अपॉन माइनस का 5, तो यहाँ आ गया 505, ये इससे 5 टाइम्स, यानी कि -15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कांट बी नेगेटिव, तो हम यहां लिखेंगे स्पीड ऑफ कार इज 15 मीटर पर सेकेंड, केवल पॉजिटिव करके उसे लिख देना है। तो ये क्वेश्चंस तो क्वाइट रिलेटेड थे, यहां पे ये वैल्यूज दे रखी थी, ये पूछा था, यहां ये दे के स्पीड पूछ लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम है, दो वैल्यूज दे रखी हैं, एक हमें निकालनी है, तो यहां पुट करते ही ये वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। सेक्शन ई केस स्टडी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 37। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिसर्च एयर टर्बुलेंस हैज़ इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स। एयर टर्बुलेंस मतलब कि एयर का फ्लक्चुएट करना, उसकी स्पीड का फ्लक्चुएट करना, इंक्रीज्ड इन वेरियस रीजन्स, बहुत सारे एरियाज में क्लाइमेट चेंज की वजह से एयर टर्बुलेंस बढ़ गया है। टर्बुलेंस मेक्स फ्लाइट बम्पी एंड ऑफन डिलेज द फ्लाइट। जो टर्बुलेंस है वो फ्लाइट को बम्पी मीन्स ऊपर नीचे पुश करता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लाइट जनरली डिलेड हो जाती है, मतलब लेट हो जाती है। अज्यूम दैट एयरप्लेन ऑब्जर्व्स सीवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस एंड लाइट टर्बुलेंस। अब 3 तरीके से टर्बुलेंस को उन्होंने डिफाइन करा है। सीवियर टर्बुलेंस मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है एयर का, मॉडरेट टर्बुलेंस मतलब मीडियम है, एंड लाइट टर्बुलेंस मतलब बहुत कम टर्बुलेंस है विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज। इक्वल प्रोबेबिलिटीज मतलब सीवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट टर्बुलेंस और लाइट टर्बुलेंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो तीनों की इक्वल है, इक्वल चांसेस हैं तीनों के आने के। फर्दर द चांस ऑफ एरोप्लेन रीचिंग लेट टू द डेस्टिनेशन, कि एरोप्लेन जो है वो डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचेगा सीवियर टर्बुलेंस की वजह से 55% प्रोबेबिलिटी।
मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से 37% एंड 17% ड्यू टू लाइट टर्बुलेंस। अब हम यहां कुछ केस मानते हैं। लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ एरोप्लेन reaching its destination late, reaching its destination, कि वो अपनी डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचेगा। इस इवेंट को हमने नाम दिया ए। नाउ E1 हमने मान लिया, E1 denotes the event of having सीवियर टर्बुलेंस, की सीवियर टर्बुलेंस है आपका। एंड E2 हमने इवेंट मान लिया किसका? मॉडरेट टर्बुलेंस का। सभी को नाम देना पड़ेगा। E3 इवेंट हमने मान लिया कि लाइट टर्बुलेंस होगा। अब उसने कहा था कि तीनों टर्बुलेंस के जो आने की प्रोबेबिलिटी है कि विद इक्वल प्रोबेबिलिटीज, तीनों के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यानी कि जरा देखिए, 3 केसेस हैं टोटल। आप ऐसा मान लो कि 3 बॉल हैं, उनमें से एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/3। 3 तरह के टर्बुलेंस हैं, उनमें से एक टर्बुलेंस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। हमारे पास PA/E1, देखिए फ्लाइट लेट, ए मतलब है कि फ्लाइट का लेट होना। जो एरोप्लेन है वो लेट हो चुका है और E1 पहले हो चुका है, यानी कि सीवियर टर्बुलेंस आया था। सीवियर टर्बुलेंस आया था, इसकी वजह से फ्लाइट लेट हुई है। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 55% या फिर 55/100। PA/E2 यानी कि मॉडरेट टर्बुलेंस आया था और उसकी वजह से एरोप्लेन लेट हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 37%। PA/E3 यानी कि लाइट टर्बुलेंस आया था, उसकी वजह से फ्लाइट लेट हुई है 17/100। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर क्वेश्चंस को आंसर करना है। फर्स्ट वन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, यानी PA निकालना है। PA, probability that aeroplane reaches its destination late। बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम इसे कैसे लिख सकते हैं? PA आपके पास इक्वल होगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। दिस बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। PE1 है 1/3, ये है आपका 55/100। दिस इज 55/100। ये है 1/3 एंड 37/100 प्लस 1/3 इंटू 17/100। आप चेक करो तो एलसीएम तो सभी का सेम आ गया 300। 55 प्लस 37 प्लस 17, तो इसको ऐड अप करेंगे। दिस इज, ये हो गया 12 और 7 19, यानी 1 कैरी, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 109 ओवर 300, ये उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड वन, इफ द एरोप्लेन रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन लेट, प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्यू टू मॉडरेट टर्बुलेंस, यानी मॉडरेट टर्बुलेंस यानी E2। तो सेकंड वाले पार्ट में वो हमसे कह रहा है आप बता दीजिए प्रोबेबिलिटी कि एरोप्लेन लेट है। ये तो हो चुका है कि एरोप्लेन लेट है, लेकिन वो हुआ किसकी वजह से है? मॉडरेट टर्बुलेंस यानी कि E2 की वजह से। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है
PE2/A कि एरोप्लेन लेट है, ये हो चुका है, वो मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से ए लेट हुआ है, ये बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी दैट aeroplane is late due to moderate turbulence, कि moderate turbulence की वजह से एरोप्लेन लेट हुआ है, ये हमें बताना है। अब इसको निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे? बाय बेज थ्योरम। बेज थ्योरम से हम इसे निकालेंगे। बेज थ्योरम, PE2/A किसके इक्वल होगा? ये होता है आपका PE2 इंटू PA/E2 अपॉन में PE1 PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। अब ये सभी की वैल्यूज आप रखोगे। देखो इस टर्म को तो ना हमने अभी सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू आई थी 109/300। दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो PE2 आ गया 1/3 और PA/E2 है 37/100। ये है 109/300, यानी ये 37/300 और ये 109/300, ये कैंसिल हो गया। सो 37/109 की जो फ्लाइट है वो लेट है एंड वो मॉडरेट टर्बुलेंस की वजह से लेट हुई है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 37/109। क्वेश्चन 38 केस स्टडी का थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, क्या दे रखा है? इफ ए फंक्शन fx/y डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू y इज 1/1/2 देन gy/x, ये x/y है, y/x सच दैट gy एक x है, इसको हम इनवर्स ऑफ f कहेंगे। यानी कि एक ऐसे फंक्शन का इनवर्स आप निकाल सकते हो जो 1/1/2 हो। अगर आपको उसका इनवर्स निकालना है तो उसको 1/1/2 होना पड़ेगा, तभी आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। द डोमेन ऑफ साइन इज आर एंड फंक्शन इज नाइदर 1/1 नॉर ऑन2। अब देखिए साइन की जो डोमेन है वो भी रियल नंबर होती है एंड यहां पर -1 to 1 इसकी क्या होती है? रेंज होती है। ये यहां पर क्या होता है आपका 1/1/2 नहीं होता। अब जब ये 1/1/2 नहीं है तो इसका इन्वर्स भी नहीं निकाला जा सकता। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम एक उस एग्जांपल लेते हैं, यहां रियल नंबर, यहाँ -1 0 1, साइन जो है पाई भी एक रियल नंबर है, 2 पाई 3 पाई, इन सभी पर क्या होता है? 0 होता है, यानी ये मैनी वन फंक्शन होता है, मैनी 1/2 होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसको 1/1/2 तो बनाना पड़ेगा, तभी तो इसका इन्वर्स निकलेगा। फिर हम इसकी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी डोमेन का कुछ हिस्सा लेते हैं जिससे ये 1/1/2 बन जाए। अब साइन का ग्राफ आपको यहां दे भी रखा है और हम बनाते हैं, उससे थोड़ा क्लियर होगा। 1 -1, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, नेगेटिव x, दिस इज y, दिस इज नेगेटिव y। यहां पे ले लो π/2, पाई 3 π/2, 2 पाई, ये है -π/2 -π -3 π/2 -2 पाई। अब समझो कि साइन जो है π/2 पर 0 पर 0 होता है, π/2 पर होता है 1, पाई पर 0, 3 π/2 पर -1, 2 पाई, यानी इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। एंड यहाँ पर भी सेम ग्राफ जो है वो इस तरीके से आपका होगा। ये एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब आप समझो कि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, 1/1/2 है। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट साइन फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट a to -1। जो हमने साइन को a to -1 to 1 डिफाइन कर दिया,
एंड दैट इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट, जो साइन इनवर्स है वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा -1 to 1 a, ये डोमेन बन जाएगी और ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी रेंज बन जाएगी। अब वो कह रहा है कि ये a जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ a इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच गिव एन एग्जांपल ऑफ सच इंटरवल। तो क्या जो a है साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि आप लिख सकते हो उसे -π/2 से π/2, इसके अलावा कुछ और a ऐसा हो सकता है जिसके लिए ये इन्वर्टिबल। तो आप समझो कि देखो साइन को हमने यहां पर लिया, साइन को हमने ले लिया यहां से, यहां -1 है ये आपका, -1 से 1, यहां इस केस में -π/2 से π/2, ये -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज ले रहा है। यानी हमने किया कि -π/2 से π/2 साइन को डिफाइन किया तो भी इसकी सारी वैल्यूज -1 से 1 मिल रही थी, और ये हमारा क्या हो रहा था, 1/1 हो रहा था, 1/1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स क्या बन जाएगा, -1 to 1 -π/2 to π/2। अब इसके अलावा भी कुछ इंटरवल हो सकता है। आप समझो यहां π/2 पर है 1 और 3π/2 पर है -1, यानी 1 से -1 के बीच की सारी वैल्यूज ये कवर कर लेगा जब आप इसको π/2 से 3π/2 लेंगे। यानी अगर आप साइन को π/2 से 3π/2 लेते हो, -1 to 1, तो जो साइन इनवर्स है वो हो जाएगा -1 to 1 π/2 3π/2। ये आपका यहां पर इस पर्टिकुलर डोमेन पर भी क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। आप इसे 3π/2 से 5π/2 ले लो, साइन 3π/2 से 5π/2 ले लोगे तो भी ये -1 to 1 मिलेगा, और साइन इनवर्स बन जाएगा -1 to 1 3π/2 to 5π/2। यानी इस a के अलावा भी, या फिर आप इसे यहां से ले लो, -3π/2 से -π/2 पूरी वैल्यूज कवर कर रहा है। तो a की ऐसी और वैल्यूज हो सकती हैं, a इज इक्वल टू हो सकता है वो आप π/2 से 3π/2 ले लो, या फिर आप उसे 3π/2 से 5π/2 ले लो, इस पर भी इन्वर्टिबल है, या फिर आप उसे -3π/2 से -π/2 ले लो, और ऐसे कितने ही इंटरवल लेकर के आप इसे 1/1 बना सकते हैं। तो ये एक ही कुछ एग्जाम्पल यहां पर हो सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, साइन इनवर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम -1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें साइन इनवर्स ऑफ -1/2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू निकालनी है। आप समझो कि साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है, 30 पर, यानी आप इसे यहां लिख सकते हो साइन इनवर्स -sin π/6, और 1 किस पर होता है, π/2 पर। आप समझिए कि साइन माइनस साइन थीटा को आप लिख सकते हो साइन माइनस थीटा, तो यहां पे ये वैल्यू अंदर चली जाएगी, साइन इनवर्स साइन ऑफ -π/6, और यहां पे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, π/2 यहां पे आ गया -π/6 -π/2, एलसीएम आ गया 6 -π -3π -4π/6, और यहाँ पे ये 2 3, यानी माइनस का 2π/3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। थर्ड का ए पार्ट देखिए, वो कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1 टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हमें इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना काफ़ी इजी है। क्या होता है कि डोमेन और रेंज की जो वैल्यू हैं वो चेंज हो जाती हैं।
यानी x एक्सिस पर अब हम इसकी क्या ले रहे थे, डोमेन ले रहे थे, अब हम यहाँ उसकी रेंज लेंगे, यानी यहाँ होगा 1, यहाँ होगा -1, ये x एक्सिस है। दिस इज y एक्सिस पर क्या लोगे आप इसका π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब आप समझिए ग्राफ कैसे बनाना है। आप समझो कि साइन 0 पर 0 है और π/2 पर 1 हो जाता है, इसी हिसाब से बनाएंगे। 0 पर 0 है और π/2 पर हो जाता है 1, इसको थोड़ा यहाँ ले लेंगे आप, अकॉर्डिंगली लेना है। π/2 पर हो जाएगा 1 यानी यहाँ, तो ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से वैल्यू, और ये -1 है, -π/2 पर होता है -1 यानी कि ये ऐसे आएगा। इस तरीके से बनेगा। ये -1 to 1 यानी -π/2 से π/2 का ग्राफ है इसका, जो वो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में बना दीजिए। इससे आगे का ग्राफ मैं डॉटेड बनाता हूं आपके लिए। पाई पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी इस तरीके से आएगा, और 3π/2 पर होता है -1 और 2π पर 0। इसके बाद ग्राफ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है, बट वो आपसे कह रहा था कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए बनाइए, यानी -π/2 से π/2 के अंदर आप बनाएंगे। जो ये डार्क वाला पार्ट है वो हम बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि मिरर इमेज होता है, कुछ नहीं याद रखना, केवल ये याद रखो और ये याद रखो। यहां से देख कर के ग्राफ को बनाओगे यूं बन जाएगा, बट मिरर इमेज की अगर आप थोड़ा उसके अकॉर्डिंग चले गए तो हो सकता है आपसे मिस्टेक उसमें हो जाए। थर्ड का बी पार्ट देखिए, यहां पर हमें फंक्शन दे रखा है 2 sin इनवर्स ऑफ 1 - x, और वो कह रहा है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f(x). हमें इसकी डोमेन एंड रेंज निकालनी है। हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स x है उसकी जो डोमेन है वो होती है -1 से 1 एंड रेंज होती है -π/2 से π/2। अगर एंगल ये है, फंक्शन ये बन गया है, तो इसकी डोमेन क्या होगी? जो x है वो इसके बीच में होता है, यानी जो x है वो यहाँ पर होता है आपका -1 से 1 के बीच में, तो इसका एंगल है 1 - x जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के अंदर होगा। अब ये हमें x बनाना है यहाँ पर, तो हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ से कैंसिल हो गया -x, यहाँ बन गया 0, ये बन गया -2 से 0। इसको पॉजिटिव करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 ये लेस देन था तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आ गया x ग्रेटर देन 0, यानी x आ गया 0 से 2 के बीच में। तो डोमेन हमारे पास क्या आ गई, डोमेन इज x बिलोंग्स टू 0, 2। अब समझो, मान लो 2 इज ग्रेटर देन 3 है, अगर आप माइनस साइन यहां पर अप्लाई करोगे, 3 इज ग्रेटर देन 2 है, तो -3 इज लेस देन -2, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है आपका। तो यहां पर जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और ये जो x की वैल्यू है वो डोमेन है आपकी, और हमें इसकी रेंज निकालनी है। तो जो रेंज है, रेंज जो है वो साइन इनवर्स x, जो ये 2 साइन इनवर्स x है 1 - x, ये कहाँ से कहाँ वैल्यू मिलेगी इसकी, -π/2 से π/2 के अंदर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होती है। अब मुझे तो ये फंक्शन बनाना है यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -π/2 × 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 - x 2 × π/2, यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो f(x) है हमारा वो कहाँ से कहाँ वैल्यू मिल रही है, -π से π, यानी जो इसकी रेंज है
जो रेंज है वो हो गई -π से π। दिस इज द रेंज। तो आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए साइन इनवर्स x के प्रिंसिपल, डोमेन और रेंज को आपको यहाँ माइंड में रखना है, एंड फिर उसके अकॉर्डिंग आप डोमेन और रेंज बता पाएंगे।